हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिजर्वेशन पॉलिसी पर क्या स्टैंड था। वह शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन के लिए उनके दिमाग में क्या बात थी, वो इसके बारे में क्या सोचते थे। तो यह टॉपिक है। और मैंने ये टॉपिक क्यों लिया, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभी 18वीं लोकसभा के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बिहार में उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर नहीं होते तो SC/ST माने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण संभव नहीं हो पाता। तो आज हम लोग इसी बात का पड़ताल करेंगे कि आखिर इस तथ्य में कितनी सच्चाई है। और दोस्तों, इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में इसका उल्लेख किया था और उनका जो कथन है वह 1961 में जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा विभिन्न मुख्यमंत्रियों को जो पत्र लिखे गए हैं रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत में, उसको उन्होंने आधार बनाया है। तो चलते हैं, आखिर जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसी क्या थी और वह शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में क्या सोचते थे। दोस्तों, हिंदुस्तान के आज़ाद होने से पहले 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था और इसका गठन कैबिनेट मिशन प्लान के तहत किया गया था, जिसमें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के सदस्य मौजूद थे। लेकिन जब पार्टीशन हो गया तो उसके बाद में हमारे संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई, जिसमें संविधान जब कंप्लीट हुआ, बनकर के तैयार हुआ, तो 284 सदस्यों ने उस पर दस्तखत किया। दोस्तों, संविधान सभा का पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति हुए 2 बार। दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, मैंने संविधान सभा में पेश किया और इसमें उन्होंने हिंदुस्तान में जो संविधान बनाया जाएगा उसका पूरी तरह से विजन, मैंने रूपरेखा और फिलॉसफी, मैंने दर्शन का खाका खींचा कि हिंदुस्तान का जो संविधान बनेगा वह कैसा होगा। और इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में उन्होंने गरीब तबके के लोगों के लिए, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, आदिवासियों के लिए विशेष उपबंध की बात की थी। दोस्तों, जो हमारा प्रियम्बुल तैयार हुआ वह बेसिकली ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का ही संक्षिप्त रूप है और उसमें जस्टिस की बात की गई है। जस्टिस मतलब न्याय, और उसमें सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस की बात है। और सोशल जस्टिस का यहां तात्पर्य है कि जाति, धर्म, रेस या सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ, इसके आधार पर किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं किया जाएगा, जिसका कि उल्लेख हमारे संविधान के धारा 15 में वर्णित है। दोस्तों, आप सभी को मालूम हो कि संविधान सभा का जो एडवाइजर थे उनका नाम था B.N. राव, और सबसे पहले उन्होंने ही संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था और बाद में B.R. अम्बेडकर को 30 अगस्त 1947 को, मैंने देश के आज़ादी के 15 दिन बाद, उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था और उसमें अन्य 7 सदस्य को रखे गए थे। लेकिन इसके पहले B.N. राव ने, जो एक ICS अफसर थे, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे और बाद में सिक्योरिटी काउंसिल, माने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हुए, बहुत ही लर्नड फिगर थे, उनके द्वारा ड्राफ्ट तैयार किया गया और विभिन्न देशों का दौरा किया गया और उन्हीं के अनुशंसा के आधार पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को संविधान के भाग 4 में रखा गया, जो आयरलैंड के संविधान से उधार लिया गया है। और इसमें धारा 46 में स्पष्ट रूप से उपबंधित है कि जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, अपने समाज के जो निचले या कमजोर पक्ष के लोग हैं, उनके एडवांसमेंट के लिए, मतलब उनकी तरक्की के लिए राज्य विशेष रूप से व्यवस्था करेगा, और खास करके शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए। दोस्तों, धारा 330 में लोकसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट आरक्षित किए गए हैं। तो इस तरह से अभी 84 सीट
शेड्यूल कास्ट के लिए और 47 सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित हैं। इसी तरह से धारा 332 के तहत विभिन्न राज्य के स्टेट असेंबली में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के मेंबरों के लिए सीट आरक्षित किए गए हैं, जिसका कि मैं अभी उसका टेबल प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, आप सबको मालूम होगा कि 1932 में कॉमनवेल्थ अवार्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड के द्वारा घोषित किया गया था और इसके तहत में शेड्यूल कास्ट को, जो उस समय में दलित कहलाते थे, उन्हें भी सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब पृथक चुनाव क्षेत्र का उपबंध किया गया था। जैसे कि मुसलमानों को 1909 के एक्ट में, या यूरोपियन को, सिख को और क्रिश्चियन को 1919 के एक्ट में प्रावधान किया गया था। लेकिन गांधी जी के द्वारा फास्ट अनटू डेथ के कारण डॉक्टर अंबेडकर को झुकना पड़ा और यह निर्धारित किया गया कि हिंदू समाज के अधीन ही शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को आरक्षण दिया जाएगा, पृथक से आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जाएगी। दोस्तों, धारा 335 में यह उपबंधित है कि कोई भी जो रिजर्वेशन का पॉलिसी स्टेट अख्तियार करेगा वह उसके इफिशिएंसी या दक्षता, माने वह प्रशासन की दक्षता को प्रभावित नहीं करे। और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 50% रिजर्वेशन का सीमा लगाया था इंदिरा साहनी के केस में 1992 में। तो आज की परिस्थिति यह है कि 7.5% शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण है, 15% शेड्यूल कास्ट को, 27% ओबीसी को, माने अदर बैकवर्ड क्लासेस को। और यह मंडल कमीशन के अनुशंसा पर तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह द्वारा 1989 माने 1989 में दिया गया था, जिसके कारण से जगह जगह एजिटेशन हुआ था। और 10% आरक्षण इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन माने जनरल कास्ट में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको आरक्षण दिया गया। तो आज की स्थिति में 59.5% हमारे देश में आरक्षण है गवर्नमेंट जॉब में। दोस्तों, धारा 340 में यह उपबंध है कि स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का गठन करेगा और उसका काम होगा कि बैकवर्ड क्लासेस के स्थिति के बारे में, उनके सोशल कंडीशन के बारे में इन्वेस्टिगेट करें, अन्वेषण करें और उसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपे। और इसी के तहत में 1952 में नेहरू सरकार ने काका कालेकर कमेटी को नियुक्त किया था। लेकिन इस कमेटी के रिकमेंडेशन को, मैंने सिफारिश को संसद के पटल पर नहीं रखा गया, क्योंकि उस समय के जो गृह मंत्री थे जीवी पंत, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि जो कमेटी ने जो अनुशंसा किया है उसने जाति माने कास्ट को ही एक आधार बना करके अनुशंसा किया है। दूसरे अन्य क्राइटेरिया को, जैसे इकोनॉमिक क्राइटेरिया है या एजुकेशन क्राइटेरिया है, उसको पूरी तरह से नकार दिया गया था और गवर्नमेंट जो है उस अनुशंसा को मानने के लिए तैयार नहीं था और इसीलिए उसे लोकसभा के पटल पर या राज्यसभा के पटल पर नहीं रखा जा सका। दोस्तों, मद्रास राज्य विरुद्ध चंपाकम दोराई राजन, जिसका जजमेंट 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया और उसने हाई कोर्ट के जजमेंट को लागू रखा और उसने यह बताया कि जो मद्रास राज्य के द्वारा जो प्रोपोर्शनेट अनुपातिक पद्धति से विभिन्न जातियों को मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में जो आरक्षण दिए गए हैं वह धारा 15 के अनुकूल नहीं है। मतलब जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, सेक्स के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी प्रकार से कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो जब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास राज्य के द्वारा जो रिजर्वेशन पॉलिसी अख्तियार किया गया था उसे निरस्त कर दिया, हाईकोर्ट ने भी निरस्त कर दिया था पहले, तो नेहरू सरकार ने अमेंडमेंट कानून लाया 1951 में। फिर क्लॉज 4 धारा 16 में इंसर्ट किया गया, माने उसे जोड़ा गया और उसमें यह उल्लेख किया गया कि जो भी धारा 15 में लिखित हैं वो किसी प्रकार से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या बैकवर्ड क्लासेस के एडवांसमेंट के लिए अगर सरकार कोई काम करती है या रिजर्वेशन करती है तो वह गैर कानूनी नहीं होगा। तो इस तरह से धारा 15 क्लॉज 4 और धारा 16 क्लॉज 4 के द्वारा यह सरकार ने सुनिश्चित किया कि जब भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब या सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को उत्थान के लिए, एडवांसमेंट के लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा
तो वो किसी तरह से गैर कानूनी नहीं होगा। इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्धारित किया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के जो धारा 46 हैं वह फंडामेंटल राइट्स माना के आर्टिकल 14, 15 या 21 को सुपरसीड नहीं कर सकते। उन्हें फंडामेंटल राइट्स का एक सब्सिडरी माना सहायक के रूप में रहना पड़ेगा। दोस्तों 93rd अमेंडमेंट 2005 के द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया कि सरकारी संस्थान में या ऐसे संस्थान जहां पर गवर्नमेंट द्वारा एड दिए जाते हैं या ऐसे संस्थान जहां एड नहीं दिए जाते हैं वहां पर एडमिशन में राज्य विशेष व्यवस्था कर सकेगा। दोस्तों इसी प्रकार हमारे संविधान के 6वीं अनुसूची और 5वीं अनुसूची में विशेष अनुबंध किए गए हैं। 6ठी अनुसूची में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं मैंने अनुसूचित जनजाति उनके लिए विशेष रूप से उपबंध किया गया है, प्रावधान किया गया है और ट्राइबल काउंसिल्स की स्थापना की गई है जो एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में काम करती है। उसी तरह से नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र को छोड़ के अन्य हिस्सों में जहां पर आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है, खासकर मध्य प्रदेश में या राजस्थान में या गुजरात में, तो वहां पर 5वीं अनुसूची लागू है और वहां पर आदिवासियों को विभिन्न प्रकार की विशेषाधिकार दिए गए हैं, जैसे उनका जमीन किसी जनरल कास्ट के द्वारा नहीं खरीदा जा सकता है जब तक कि कलेक्टर के द्वारा अनुमति प्राप्त न किया जाए। दोस्तों यह बात सही है कि भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वैचारिक स्तर पर किसी प्रकार के रिजर्वेशन देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल चला और जैसा कि मैंने अभी बताया कि 1932 का जो पूना पैक्ट हुआ था जिसमें कि डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में समझौता हुआ था और पृथक इलेक्टोरेट को पूरी तरह से नकार दिया गया था और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई थी। तो इससे कांग्रेस के सदस्य या अन्य सदस्य मुकर नहीं सकते थे, इसीलिए लोकसभा में और विभिन्न राज्य के असेंबली में रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। यहां पर यह भी समझना होगा कि जवाहरलाल नेहरू अनडिस्प्यूटेड लीडर थे उस समय में और उनके पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अजेय बहुमत था, मतलब 299 सदस्यों में 208 सदस्य कांग्रेस के थे, अर्थात 2/3 से भी ज्यादा बहुमत था। बिना कांग्रेस के समर्थन के या जवाहरलाल नेहरू के समर्थन के कोई भी उपबंध संविधान में जोड़ा नहीं जा सकता था। इसीलिए हम देखते हैं कि हालांकि वैचारिक स्तर पर जवाहरलाल नेहरू रिजर्वेशन के पूरी तरह से खिलाफ थे और वह समझते थे कि अगर रिजर्वेशन दिया जाता है तो इससे हमारे प्रशासन के जो क्षमता है, जो मेरिट है, उस पर प्रभाव पड़ेगा और हम सेकंड या थर्ड रेट के स्टेट बन जाएंगे। लेकिन वैचारिक स्तर पर इस बात को समझते हुए भी वह चूंकि भारत के प्रधानमंत्री थे और रियल पॉलिटिक्स भी कर रहे थे और एक छत्र नेता थे, तो उन्होंने तुरंत संविधान में संशोधन किया और धारा 15 के क्लॉज 4 और धारा 16 के क्लॉज 4 को शामिल किया और जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ मद्रास विरुद्ध चंपाकम दुराई राजन के केस में फैसला दिया था उसे उन्होंने उलट दिया और इस तरह से शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को आरक्षण अक्षुण्ण रखा गया सरकारी नौकरी में भी। दोस्तों नेहरू जी चाहते थे कि आरक्षण का आधार इकोनॉमिक क्राइटेरिया हो, अर्थात जो कमजोर वर्ग के विद्यार्थी हैं उनको स्कॉलरशिप दिया जाए, उनको फ्री फूडिंग और लॉजिंग मतलब हॉस्टल की व्यवस्था किया जाए, उनमें जन चेतना जगाई जाए और उन्हें बताई जाए कि सिर्फ एजुकेशन के माध्यम से किसी भी व्यक्ति का सोशल स्टेटस को बदला जा सकता है। यह देखा गया है कि पिछले 75 साल के आरक्षण पॉलिसी के लागू होने के बावजूद कुछ डोमिनेंट कास्ट के लोग ही इस आरक्षण का अधिक से अधिक लाभ ले पाए हैं। जैसे आदिवासियों में जो राजस्थान के जो मीना जनजाति है उसने अधिक से अधिक आरक्षण का लाभ जो 7.5% आदिवासियों को दिया गया है उसका अधिक से अधिक लाभ ले लिया है। उसी तरह से जो शेड्यूल्ड कास्ट में जो डोमिनेंट कास्ट हैं
यूपी के जैसे चंदकार लोग, उनकी जाटव लोग, उनके द्वारा भी अधिक से अधिक सरकारी पदों को हथिया लिया गया है। इसी तरह से अदर बैकवर्ड क्लासेस में बिहार और यूपी में यादवों के द्वारा, जाटों के द्वारा अधिक से अधिक जो ओबीसी का कोटा है उनका उन्होंने कब्जा कर लिया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अधिकांश लोग जो इन वर्गों में आते हैं और जो डोमिनेंट कास्ट नहीं है, जो पिछड़े हैं, उनको उतना लाभ नहीं मिला है जितना कि इन वर्गों के जो मजबूत लोग हैं, डोमिनेंट कास्ट के लोग हैं, उनको मिला है। अतः दोस्तों, निचोड़ क्या है? निचोड़ यह है कि आदिवासियों को या शेड्यूल्ड कास्ट माना अनुसूचित जाति को जो आरक्षण दिया गया, वह संविधान सभा के स्वीकृति के बाद और उसके एक छत्र नेता जवाहरलाल नेहरू के स्वीकृति के बाद दिया गया, और इसीलिए उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसका उपबंध किया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में इसका उल्लेख किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हालांकि उनका जो वैचारिक स्तर पर वो रिजर्वेशन के खिलाफ थे और उन्हें यह लगता था कि अब मेरिट पर आघात होगा, लेकिन चूंकि वो भारत के प्रधानमंत्री भी थे, इसीलिए रियल पॉलिटिक्स के तहत में उन्होंने इन वर्गों को आरक्षण दिया। बाद के सरकारों ने ओबीसी को आरक्षण दिया और फिर ईडब्ल्यूएस माने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी आरक्षण दिया गया। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा रहा, इस पर आप अपनी टिप्स अंकित करें। आपका सुझाव को हम जरूर शामिल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।